स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलीटेक्निक क्लासेस में। जैसा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सेकंड यूनिट चल रहा है और इससे पहले हम 8 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर सही वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं और उसका भी प्ले हम क्रिएट कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी जाकर उसका वीडियो आप देख सकते हैं। काफ़ी बच्चे का कहना है कि यूनिट फर्स्ट से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एक दो टॉपिक छूट गया है, जिसके तो उनसे हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा, जो भी टॉपिक हमारा छूटा हुआ है सभी को हम कवर करा देंगे। एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं, उनका कुछ रिस्पांस नहीं होता है। अगर एक ही रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से कि वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो आपको सही लगता है, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो डेली अपलोड कर सके। और जो बच्चे को हमारे वीडियो सही नहीं लगता है तो लाइक के बगल में डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, आप जाके वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो एक और रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा सिविल से रिलेटेड, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड है, जो कि मेथड आपको पता है ये 4 तरह का मेथड होता है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का। पहला मेथड होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड होता है हमारा मैकेलिस मेथड, थर्ड होता है हमारा मोमेंट एरिया मेथड और फोर्थ होता है हमारा कंजुगेट मेथड। तो आपको पढ़ना है सिलेबस में 2 ही मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा पढ़ना है आपको मैकेलिस मेथड। और 2 तरह के बीम पे आपको पढ़ना है, एक हमारा सिंपली सपोर्टेड है, दूसरा हमारा कैंटिलीवर है। तो चलिए हमारा आज का देख लेते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा और ये क्या है हमारा, ये एक डायग्राम है जो कि आप देख रहे हैं कि 2 नीचे से सपोर्ट लगा हुआ है, दोनों के एंड के नीचे। तो इस किस तरह का बीम हो जाएगा हमारा सिंपली सपोर्टेड, और बीच में एक हमारा लोड एक्ट कर रहा है डब्लू। और आप सभी को पता है कि जैसे यहाँ पे लोड एक्ट करेगा, इस लोड की वजह से इस बीम में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा। इस लोड की वजह से क्या करेगा, बीम नीचे की तरफ झुक जाएगा। और आप लोगों को ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे ज़्यादा लोड होगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो चलिए, ये लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस बीम के सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो ये लेंथ ऑफ बीम क्या हो जाएगा, एल, और इसका दोनों हाफ क्या हो जाएगा, L/2 एंड L/2। तो चलिए इसका हम डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम फाइंड करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करती हैं, डेरिवेशन एक तरह से समझ लीजिए। तो इसको करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वाइज चलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज आपको चलना है। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको निकालना है रिएक्शन, जो कि आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, बहुत ही ईजी है रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारा फाइंड रिएक्शन। सबसे पहला हमारा होगा स्टेप फाइंड रिएक्शन। और जैसे कि रिएक्शन निकालने से पहले हमें पता है, वी नो डैट आर बी क्या होता है हमारा, कैपिटल मतलब टोटल लोड, जो कि सभी को पता है। RA+RB क्या होता है हमारा, टोटल लोड होता है। जो रिएक्शन यहाँ पे होगा, इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इस लोड के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं RA+RB इज इक्वल टू कैपिटल W। चलिए अब हम क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए करेंगे। मतलब अब इसके बाद हम मूवमेंट निकालेंगे। आप या तो ए के अबाउट निकालिए या फिर आप बी के अबाउट निकालिए। अगर ए के अबाउट निकालेंगे तो आप कहाँ से चलेंगे, बी से चलेंगे। अगर बी के अबाउट निकालना है तो हम कहाँ से चलेंगे, ए से चलेंगे। तो चलिए आप कहीं से भी ले सकते हैं। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए से ले लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। क्लियर है। अगर ए से चलेंगे तो हमें चलना है इधर से। तो यहाँ से देखिएगा ये नीचे के उधर जा रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो लोड हमारा क्लॉकवाइज जाएगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और जो लोड हमारा क्लॉकवाइज जाएगा उसको हम निगेटिव ले लेंगे। ठीक है। तो देखिएगा बी हमारा क्या है, रिएक्शन है, और कैसे जा रहा है हमारा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हमें ए की तरफ आना है, तो ये क्या हमारा RB हो जाएगा, RB, और कहाँ तक आना है, ए तक, RB इंटू लेंथ ऑफ बीम। फिर हमारा देखिएगा ध्यान से, ये W क्या, लोड क्या आ रहा है हमारा, देखिएगा ए की तरफ जाना है और ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। और W इंटू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, L/2, तो L/2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब हम यहाँ से RB का वैल्यू निकाल सकते हैं।
आर बी इंटू एल इज इक्वल टू, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा WL/2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और आर बी हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू में है, अगर इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और एल एल कट जाएगा, तो आर बी हमारा क्या हो जाएगा W/2। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास आर बी निकल गया तो यहाँ इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, आर ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर ए हमारा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमें पता है टोटल लोड होता है दोनों रिएक्शन का ऐड। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आर ए तो हमें फाइंड करना है, तो आर ए रहने देंगे प्लस आर बी हमारा क्या है W/2 इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू टोटल लोड। तो यहाँ से देख सकते हैं आर ए को अगर प्लस है तो उधर भेज दें तो माइनस हो जाएगा, माइनस W/2। और आर ए को जब LCM लेंगे तो 2W माइनस W/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2W माइनस W, LCM लेने के बाद 2, तो यहाँ पे आर ए आ जाएगा हमारा W/2, तो यहाँ पे आर बी भी आ जाएगा W/2 और आर ए भी W/2 हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा रिएक्शन निकल गया कि आर ए और आर बी क्या होता है। अब रिएक्शन निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन मेथड में एक और हम प्रोसेस करते हैं, सेक्शन लेते हैं। याद रखिएगा डबल इंटीग्रेशन मेथड में एंड पॉइंट से लेकर लोड के बीच में आप कहीं भी एक सेक्शन ले सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए ए और डब्ल्यू के बीच में, या फिर आप बी और डब्ल्यू के बीच में सेक्शन ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए हम इधर से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं सेक्शन एक। तो देखिएगा ध्यान से, तो एक हम सेक्शन ले लेंगे x, ठीक है, ये हम सेक्शन ले लिए x, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, एज्यूम कर लेते हैं x, इसका डिस्टेंस x। तो चलिए इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, स्टेप सेकंड करके लिख लेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या निकाले थे, मूवमेंट। अब स्टेप सेकंड में हम क्या निकालेंगे, लिख लेंगे इसका लैंग्वेज, टेकिंग सेक्शन x इन राइट साइड, मतलब राइट साइड में, इन राइट साइड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट बी। क्लियर है? देखिएगा आप ए पॉइंट से भी ले सकते हैं, बी पॉइंट से भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हम बी पॉइंट से लिए हैं सेक्शन, और इसी सेक्शन को हम लैंग्वेज में लिख लिए हैं। तो जैसे कि हम बी लिख लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, जो सेक्शन जो लिए हैं इस सेक्शन का मूवमेंट निकालेंगे। आप या तो ए के अबाउट निकालिए या फिर बी के अबाउट निकालिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब हम अगला स्टेप में कर लेंगे टेकिंग मूवमेंट ऑफ एक्स सेक्शन। जो हम एक्स सेक्शन लिए हैं उसका हम मूवमेंट निकाल लेंगे, मतलब ये इस एक्स सेक्शन का मूवमेंट निकालेंगे। हम डिस्टेंस कहाँ से लिए हैं, बी से लिए हैं, तो हम इधर से बी साइड से लेते हैं इसका मूवमेंट। तो देखिएगा यहाँ इसका मूवमेंट लेना है, तो इसका मूवमेंट लेने के लिए हमें क्या आएगा, आर बी, ये क्या नीचे से उधर की तरफ आ रहा है, तो हम बोलें कि अभी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लेना है, तो यहाँ से लेकर हमें इसकी तरफ आना है। तो ये क्या है, नीचे से लोड लग रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा आर बी इंटू एक्स का डिस्टेंस। तो इस एक्स इसका सेक्शन का और बी का डिस्टेंस कितना है हमारा, एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा मूवमेंट एक्स इज इक्वल टू आर बी इंटू एक्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से आया, आर बी पॉजिटिव में आएगा इंटू एक्स। क्लियर है? और जैसे कि हम इससे पिछले लेक्चर में हम बात किए थे, जो कि रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर के बारे में हम रिलेशन पता किए थे, उस रिलेशन के बीच में हमें एक लास्ट में इक्वेशन हम डिराइव करने के बाद हमें पता चला था, जिसको हम बोले थे डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो उसका यूज़ पड़ेगा अब। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव फ्रॉम, आपको लिखना है यहाँ पे, फ्रॉम डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, आपको यहाँ पे बाकायदा सब लिखना है यहाँ पे, तभी जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि हमें पता है, वी नो डैट, हम डेरिवेटिव इक्वेशन जानते हैं कि क्या होता है, वी नो डैट एम इज़ इक्वल टू, हम डिराइव करके लाए थे पिछले लेक्चर में, ई आई इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखें जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो खैर चलिए, ये हो गया हमारा
ये क्या है हमारा डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, जो m है मोमेंट है हमारा, उसके जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि यही चीज़ होता है मोमेंट, और ये भी हमारा मोमेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर एम एक्स की जगह पे हम मोमेंट पुट कर देंगे, जो कि हमारा ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी इंटू एक्स। और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आर बी का वैल्यू हम पीछे निकाले थे, रिएक्शन एट बी, आर बी का वैल्यू W/2 है, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे आर बी की जगह पर, तो यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू W/2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू W/2 इंटू एक्स, ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन हमें नज़र आ रहा है, ये जो एबव इक्वेशन, ये क्या हमारा डबल डिफरेंशिएट है। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एबव इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू W/2 इंटू एक्स। तो क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का वैल्यू हम बाहर की तरफ निकाल लें, तो ई आई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे W/2 कांस्टेंट है हमारा, और ये हो जाएगा, हाँ गाइस, और डी एक्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं खुद से, यहाँ पे डी एक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी एक्स, क्लियर है, ये भी हमारा डी एक्स हो जाएगा। तो देखिएगा, ये हमारा डबल डिफरेंशिएट है, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ई आई हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। और यही डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है गाइस, आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये W/T क्या है हमारा कांस्टेंट, और एक्स डी एक्स का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2। और एक बात और करना है, ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये dy/dx क्या होता है, इसी को बोला जाता है स्लोप, क्लियर है। और जैसे कि ये हमारा निकल गया है कि इक्वेशन, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर ए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ए, और इसी इक्वेशन से अब सब हम काम करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसी वीडियो से सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, ये क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आया, और ये क्या हमारा C1 क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो अब ये कांस्टेंट का वैल्यू अब हम निकालेंगे, और कांस्टेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आपसे बता चुके हैं, बाउंड्री कंडीशन से। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे, now we have to find the value of constant। हमें किसका वैल्यू निकालेंगे, हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। और ये कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, जो कि आपसे हम यूनिट सेकंड के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है बाउंड्री कंडीशन का, क्लियर है। चलिए, बाउंड्री कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, ये C1 का वैल्यू हमें निकालना है। अगर हमें dy/dx को अगर हम 0 कर देंगे तभी जाके हमारा C1 का वैल्यू निकलेगा। और ये dy/dx क्या होता है गाइस, स्लोप होता है। अगर ये स्लोप अगर 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायग्राम पे आइए, अगर स्लोप आपका 0 कहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता है कि स्लोप हमारा जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे स्लोप 0 होता है। अगर इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो स्लोप 0 होगा। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट प्रोवाइड करते हैं, टेंजेंट यहाँ से निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये एक्स एक्सिस पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। और स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ए और बी पे होगा। तो अगर हम एक्स का वैल्यू L/2 रखते हैं, ये क्या हमारा मिडिल पे हाफ पे लग रहा है, तो अगर एक्स का वैल्यू L/2 करेंगे तो हमारा स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, अगर इफ x इज इक्वल टू L/2, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर हम x का वैल्यू L/2 करेंगे, L/2, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे। और जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे स्लोप 0 होता है।
तो इफ़ x इज इक्वल टू L/2 देन तब हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू L/2 और dy/x इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस a इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा EI, dy/dx क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा W/2, और W/2 इंटू टू, तो W/4 कर देंगे, और ये x की जगह पे क्या कर देंगे L/2, तो ये हो जाएगा हमारा L/2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है प्लस C1। क्लियर है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा W/4 L² प्लस C1। तो यहाँ से कर लेंगे WL² 16 प्लस C1। अब ये क्या है हमारा प्लस है, उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू माइनस WL² 16। ये क्या आ गया हमारा, C1 का वैल्यू मिल गया। अब इस C1 के वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, C1 के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो हमको नज़र आ रहा था आपको, इक्वेशन ए जो मानी है उसमें पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ C1 मतलब कांस्टेंट इन इक्वेशन ए, जो हम ए इक्वेशन माने हैं उसमें हम पुट कर देंगे उस वैल्यू को। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा, EI dy/dx इज इक्वल टू W/2 इंटू x²/2, और C1 का वैल्यू क्या है हमारा, माइनस में आया है, तो यहाँ पे माइनस WL² 16। क्लियर है। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इक्वेशन हमारा बना, और इसी को बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। क्लियर है। ये क्या हमारा स्लोप है dy/dx। अगर हमें पूछेगा कि इस पॉइंट पे हमारा कितना स्लोप होगा, तो यहाँ पे हमें बस लेंथ पता होगा, x का वैल्यू पता होगा, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा उस पॉइंट का स्लोप निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा, तो आप लोगों को पता ही है मैक्सिमम स्लोप कहाँ होगा। तो जैसे फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम स्लोप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे ज़ीरो था, जहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है, और जहाँ पे इंड होता है, जहाँ पे सपोर्ट होता है, वहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होता है। तो अगर यहाँ पे स्लोप हमारा मैक्सिमम होगा ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे हमारा स्लोप मैक्सिमम होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम स्लोप निकालना है। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम स्लोप, कि हमारा स्लोप कहाँ पे कितना होगा, मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा हमारा, मैक्सिमम स्लोप विल बी एट पॉइंट ए एंड बी। आपका जो मैक्सिमम स्लोप होगा डायग्राम में देखिएगा, आपका मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सपोर्ट पे, और यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमारा ज़ीरो होगा डिफ्लेक्शन पे, जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे ए और बी पर होगा। तो अगर हम x का वैल्यू इधर से लीजिए या फिर इधर से, अगर x का वैल्यू हम इधर से ले रहे हैं, x का वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी को बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिएगा गाइज, अगर इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो हमारा dy/dx मैक्सिमम हो जाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू ज़ीरो देन dy/dx इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड dy/dx, जब जीरो कर रहे हैं तो dy/dx मैक्सिमम हो जाएगा। इस दोनों का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, EI हो जाएगा हमारा, dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, dy/dx मैक्सिमम। क्लियर है। और W/2, और यहाँ पे देखिएगा x क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो का स्क्वायर बाई 2 माइनस
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये हमारा बन के, और ये माइनस क्या शो कर रहा है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स मैक्स मतलब स्लोप मैक्स इज इक्वल टू ई आई, इसको इनटू में तो इधर आ जाएगा, डिवाइड में नीचे की तरफ चले जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस इस स्लोप का नेचर शो कर रहा है कि ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड हमारा स्लोप बन रहा है, तो तभी जाके हमारा ये नेचर शो कर रहा है, हमारा निगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ स्लोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे माइनस को हटा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मैक्स इज इक्वल टू, जब माइनस को हटा देंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। यही हमारा डिराइव हो के आया फॉर्मूला किसका, स्लोप का हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। तो ये निकल गया हमारा स्लोप का इक्वेशन निकल गया जो पूछा था हमारा टू फाइंड आउट स्लोप। अब हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन। ये हमारा स्लोप, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि स्लोप कैसे आया। और ये निगेटिव साइन हमारा सिर्फ शो करता है, निगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ स्लोप, या निगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ स्लोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नीचे की तरफ है तभी जाके निगेटिव आया है। चलिए, तो स्लोप हो गया। अब हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन। तो अब हम फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन। स्लोप का हमारा चक्कर ख़त्म हो गया, स्लोप का इक्वेशन हमें मिल गया विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। चलिए, अब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें वहीं पे जाना है फ्रॉम इक्वेशन ए। हमें इक्वेशन ए जिसको माने हैं, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद हमें किसका वैल्यू मिलता है, स्लोप का। अगर इसी इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब डबल इंटीग्रेट कर देंगे, तो किसका वैल्यू निकलेगा, हमारा डिफ्लेक्शन का। तो इसी इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन ए, तो चलिए इक्वेशन ए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ये हमारा इक्वेशन ए निकल के आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन ए। अगेन मतलब इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेट करेंगे, यही तो हमारा ए इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जब हम इसको ए को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, मतलब दोनों साइड, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस C1। और हाँ, यहाँ पे आप dx लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारा dx हो जाएगा और C1 ये हो जाएगा हमारा dx। क्लियर है। अब हमें पता है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं। तो हमारा ई आई क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। इज इक्वल टू, यहाँ डब्ल्यू बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसको भी बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस ये क्या हमारा C1 कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, dx। अब जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, dy बाई डी एक्स का सिंगल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, हमारा ई आई वाई बचेगा। और ये y को ही क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस, और ये y हमारा कहलाता है डिफ्लेक्शन। क्लियर है। और डब्ल्यू बाई 4 तो हमारा कांस्टेंट है, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इंटू एक्स क्यू बाई 3, ये हमारा बेसिक है, और प्लस ये हमारा C1 है, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा x। क्लियर है। और ये भी हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें भी हमारा कांस्टेंट आ जाएगा दूसरा C2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये C1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
तो पुट यहाँ रख देंगे, पुट C1 का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया था, इससे पिछले हम C1 का वैल्यू निकाले थे। तो आप देख सकते हैं C1 का वैल्यू कहाँ पे हम फाइंड किए थे, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू कितना आया था, -WL²/16। तो पुट -WL²/16। अब इसमें C1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा EIY = W/4 × x⁻³/3 प्लस ये C1 का वैल्यू करेंगे तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -WL², ये हमारा x आ जाएगा /16 प्लस C2। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम वैल्यू निकालेंगे ये कांस्टेंट C2 का। तो कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम वही यूज़ करेंगे। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C2। अब हम C2 का वैल्यू निकालेंगे उसी तरह बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन की मदद से हम निकालेंगे इस कांस्टेंट का वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा C2 का वैल्यू कब कैसे पता चलेगा, अगर हमारा डिफ्लेक्शन ये y 0 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा तभी जाके हमारा C2 का वैल्यू निकलेगा। और ये हमारा y क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है। अगर फिगर में हम समझते हैं, अगर डिफ्लेक्शन कहाँ पे 0 होगा, डिफ्लेक्शन हमारा A पॉइंट पे 0 होगा और B पॉइंट पे 0 होगा। तो डिफ्लेक्शन 0 करने के लिए अगर हम x = 0 करते हैं तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे 0 वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। अगर x का डिस्टेंस 0 रखते हैं दोनों एंड पे, क्या होगा, x 0 होगा तो हमारा y भी 0 हो जाएगा। तो क्योंकि डिफ्लेक्शन भी हमारा 0 हो जाएगा तो हम कर देते हैं इफ़ यहाँ देखिएगा डायग्राम में भी, इफ़ x = 0, अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। देन तब डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन को कैसे हम दर्शाते हैं, y से, देन डिफ्लेक्शन विल बी 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y जो वैल्यू है x = 0 जब रखे तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे इसमें, और यहाँ से इसमें कर देंगे और यहाँ से हमारा C2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, EIY क्या हमारा 0 है, तो EIY y के जगह क्या कर देंगे, y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। W/4 × x क्या है हमारा, 0 है, तो 0³/3 -WL², x क्या लिए हम, 0 लिए हैं, /16 प्लस C2। यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये प्लस C2 है। तो यहाँ पे C2 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 0। C2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब C2 का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये हमारा C2 पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ इतना बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर C2 = 0 को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, EIY = ये क्या हो जाएगा हमारा, WX³ WX³/4 या 12, 4 3 = 12 -WL²x/16। और C2 का वैल्यू 0 हो गया हमारा, तो 0 को छोड़ देंगे। तो ये क्या आया हमारा, ये जो इक्वेशन बन के आया इसको बोला जाता है जनरल, इसको बोला जाता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो इक्वेशन आया, अगर डायग्राम की बात करें, अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट पे कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या है, y है, ये सब क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस y है। अगर इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा हमें ये फाइंड करना है, तो इस y का, इस पॉइंट का हम लेंथ ले लेंगे x, वर्टिकल x ले लेंगे और x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन इसमें हमारा बात पूछा गया है कि
हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, मतलब वाई मैक्स क्या कहाँ पे होगा, तो वाई मैक्स कहाँ होगा, यहाँ पे सेंट जहाँ पे लोड लगेगा वहाँ पे हमारा वाई मैक्स होगा। तो वी विल फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वी विल फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। हमें क्या करना है, क्या पता करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड होगा, तो अगर यहाँ पे क्या होता है, हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इस सेंटर पे होगा। और ये सेंटर से लेकर बी का डिस्टेंस कितना है, l/2। अगर x इज इक्वल टू l/2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब इस सेंटर पे हो रहा है। तो x इज इक्वल टू l/2 कर देंगे तो हम यहाँ पे सेंटर पे आ जाएंगे। क्लियर है। तो वी विल फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इफ x इज इक्वल टू l/2। अगर हम x का वैल्यू l/2 इधर से रखें या फिर इधर से रखें, l/2 करेंगे तो सेंटर पे आ जाएंगे। इफ़ x इज इक्वल टू l/2 देन तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। क्लियर है, डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये y की जगह क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, तो y इज इक्वल टू वाई मैक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू वाई मैक्स हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू l/2 और y इज इक्वल टू वाई मैक्स कहाँ पुट कर देंगे, इस ऊपर जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन में पुट कर देंगे। तो चलिए y क्या हो जाएगा, हमारा y मैक्स हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, हमारा मैक्स हो जाएगा, y मैक्स। और x की जगह क्या हो जाएगा हमारा, इसको W/12 कर देंगे, इसको अलग W/12 इंटू एक्स क्यू की जगह क्या कर देंगे, L/2 का पावर क्यू, क्योंकि एक्स क्यू है हमारा। फिर उसी तरह कर देंगे WL²/16 और x की जगह पे क्या रख देंगे, L/2। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, EY मैक्स इज इक्वल टू W/12 इंटू ये क्या हो जाएगा LQ, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, और ये क्या हो जाएगा L² हो जाएगा अपॉन 16 दूना 32। क्लियर है। तो EY मैक्स हो जाएगा हमारा WL/12 96 माइनस WL/32। अगर इस दोनों का अगर हम LCM लेंगे, अगर इस दोनों का EY मैक्स अगर इस दोनों का LCM लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 96 आएगा। और ये हो जाएगा WL/3 माइनस 32 3 जा, ये 3 कटेगा तो WL/3 हो जाएगा। तो अगर EY मैक्स WL/3 माइनस 3 WL/3 क्या हो जाएगा, -2 WL/3। क्लियर है, डिवाइड बाई 96। अब ये 296 किससे कटेगा, 48 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EY मैक्स हो जाएगा WL/48 और यहाँ पे माइनस है। क्लियर है। अगर इस y मैक्स का वैल्यू निकालते हैं, y मैक्स इज इक्वल टू EI को जब हम नीचे भेज देंगे, ये इंटू में तो नीचे इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -WL/48 EI। और इसी को हम लिख सकते हैं y मैक्स इज इक्वल टू माइनस हटा देंगे WL/48 EI। अब ये माइनस क्यों यहाँ पे रिमूव कर दिए, तो माइनस रिमूव करने का मतलब ये है कि निगेटिव साइन आपको यहाँ पे लिख देना है इसके बगल में, कि निगेटिव साइन शोज द, क्या दर्शा रहा है, शोज द नेचर ऑफ डिफ्लेक्शन। इसलिए हम माइनस को रिमूव कर दिए। क्लियर है, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारा डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये निकल गया हमारा स्लोप, ये डिफ्लेक्शन निकल गया, और इससे पहले हम स्लोप फाइंड कर चुके हैं। और यहाँ पे हमारा निकल गया स्लोप और ये हमारा निकल गया डिफ्लेक्शन। तो यही हमें दो वैल्यू निकालना था विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। और इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मैकेलेज मेथड से हम कैसे फाइंड करती हैं। तो खैर उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और लेक्चर समझ में आएगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नए लेक्चर में, और इसके बाद हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर आएगा, और उसके बाद फिर से हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू गाइज।